नमस्कार। मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी, महाविद्यालय नोखा। आज के व्याख्यान में हम बीए पार्ट 3 के प्रथम पेपर आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत मराठा और अंग्रेजी साम्राज्य के बीच होने वाले संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष के चरण के बारे में चर्चा की थी। आज हम द्वितीय मराठा आंग्ल संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। सत्रह में वॉरेन हेस्टिंग्स अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद इंग्लैंड चला गया। हेस्टिंग्स के बाद मैकफर्सन ने 21 महीने तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। 1784 में ब्रिटिश संसद ने पिट इंडिया एक्ट पारित किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि भारत में कंपनी देशी रियासतों के प्रति हस्तक्षेप की नीति का पालन करेगी। नया गवर्नर कॉर्नवालिस ने भारत में जहां तक संभव हो सका इस नीति का पालन किया। 1793 में वह पुनः इंग्लैंड वापस चला गया। उसके स्थान पर सर जॉन शॉर ने भी इसी नीति का पालन किया। 1795 में हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच खरदा का युद्ध हुआ, जिसमें निजाम ने अंग्रेज़ों की सहायता प्राप्त करनी चाहिए, परंतु सर जॉन शॉर ने हस्तक्षेप की नीति के कारण निजाम को सहायता देने से इनकार कर दिया। 1798 में सर जॉन शॉर को वापस इंग्लैंड बुला लिया गया और इसके स्थान पर लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। सालबाई की संधि ने मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लगभग 20 वर्ष तक शांति बनाए रखी। इस अवधि में मराठा अपने अन्य शत्रुओं से निपटते रहे। नाना फडणवीस के नेतृत्व में उत्तरी व दक्षिण भारत में मराठों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस अवधि में महादजी सिंधिया की शक्ति में भी वृद्धि हुई। पेशवा माधवराव द्वितीय के काल में नाना फडणवीस मराठा संघ का सर्वेसर्वा बन गया। 1796 में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद बाजीराव द्वितीय पेशवा की मनसब पर बैठा। इस दौर में मराठों में आपसी संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि पेशवा बाजीराव द्वितीय सर्वथा अयोग्य शासक था। मार्च 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु भी हो गई। जब तक नाना जीवित रहे तब तक उसने मराठा संघ में एकता बनाए रखी, परंतु उसकी मृत्यु के बाद मराठा सरदारों में आपसी संघर्ष का दौर शुरू हुआ। दो प्रमुख मराठा सरदार, ग्वालियर का दौलत राव सिंधिया और इंदौर का जसवंत राव होलकर के बीच इस बात पर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई कि पेशवा पर किसका नियंत्रण रहे। चूँकि पेशवा निर्बल व्यक्ति था, अतः वह भी किसी शक्तिशाली सरदार
का संरक्षण चाहता था और वह दौलत राव सिंधिया के संरक्षण में चला गया। अतः बाजीराव और सिंधिया ने होलकर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बना लिया। ऐसी स्थिति में मराठा संघ आवश्यक संगठनिक कार्य नहीं कर पाया। दूसरी तरफ होलकर ने राघोबा के दत्तक पुत्र अमृत राव के बेटे विनायक राव को पेशवा घोषित कर दिया, जिससे बाजीराव भयभीत होकर बसीन, जो कि बम्बई के पास अंग्रेज़ों की एक बस्ती था, वहाँ चला गया और वेलेस्ली से प्रार्थना की कि उसे पेशवा बनाने में सहायता दे। वेलेस्ली भारत में कंपनी की सत्ता स्थापित करना चाहता था। मैसूर की शक्ति को नष्ट करने के बाद अब केवल मराठे ही उनके प्रतिद्वंदी रह गए थे। अतः वह मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर ढूंढ रहा था और पेशवा की प्रार्थना ने वेलेस्ली को अवसर प्रदान कर दिया। वेलेस्ली ने पेशवा के सामने शर्त रखी कि यदि वह सहायक संधि स्वीकार करे तो उसे पेशवा बनाने में सहायता दे सकता है, और पेशवा ने वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया और दोनों के बीच बसीन की संधि 1802 में हुई, जिसकी शर्तों के अनुसार पेशवा अपने राज्य में 6000 अंग्रेज सैनिकों की सेना रखेगा और इस सेना के खर्चे के लिए 26 लाख रुपए वार्षिक आय का क्षेत्र भूभाग अंग्रेज़ों को प्रदान करेगा। पेशवा बिना अंग्रेज़ों की अनुमति के मराठा राज्य में किसी अन्य यूरोपियन को नियुक्त नहीं करेगा, न ही रहने की अनुमति देगा। पेशवा सूरत से अपना अधिकार त्याग देगा। चौथा, पेशवा के जो निज़ाम और गायकवाड़ के साथ झगड़े हैं, उन झगड़ों के पंच निपटारे का कार्य कंपनी को सौंप दिया जाएगा। पांचवा, भविष्य में किसी अन्य राज्य के साथ युद्ध, संधि या पत्र व्यवहार बिना अंग्रेज़ों की अनुमति से वह नहीं करेगा। इस प्रकार बसीन की संधि द्वारा पेशवा बाजीराव ने मराठों की स्वतंत्रता को अंग्रेज़ों के हाथों में गिरवी रख दिया, जिससे मराठा शक्ति की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा। अंग्रेज़ों के लिए यह संधि अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। सिडनी ओवन लिखते हैं कि इस संधि के पश्चात संपूर्ण भारत में कंपनी का राज्य स्थापित हो गया। इन्हीं परिस्थितियों में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमियाँ तैयार हो रही थी और मई जून 1803 में बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज़ों के संरक्षण में पुनः पेशवा बना दिया गया, किंतु बसीन की संधि से मराठा आत्मसम्मान पर भारी आघात पहुंचा, क्योंकि पेशवा ने मराठों की इज्जत और स्वतंत्रता एक प्रकार से बेच दी थी, जिसे मराठा सरदार सहन करने को तैयार नहीं थे। अतः उन्होंने पारस्परिक वैमनस्य को भुलाकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाने का प्रयत्न किया। सिंधिया और भोंसले तो एक हो गए, किंतु सिंधिया व होलकर की शत्रुता अभी ताज़ा थी। अतः वह पूना छोड़कर मालवा चला गया। गायकवाड़ पहले से ही अंग्रेज़ों का मित्र था, अतः उसने भी इस अंग्रेज विरोधी संघ में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। केवल सिंधिया और भोंसले ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सैनिक अभियान की तैयारी शुरू की और वेलेस्ली को जब सूचना मिली तो उसने 7 अगस्त 1803 को मराठों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार दूसरा आंग्ल मराठा संघर्ष शुरू हुआ। वेलेस्ली ने एक सेना अपने भाई आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में दक्षिण भारत की तरफ भेजी और दूसरी सेना जनरल लेक के नेतृत्व में उत्तरी भारत की तरफ भेजी।
वेलेस्ली ने सर्वप्रथम अहमदनगर को जीता। तत्पश्चात अजंता और एलोरा के पास असाई नामक स्थान पर सिंधिया और भोंसले की सेना को पराजित किया। तत्पश्चात असीरगढ़ और अरगांव के युद्धों में मराठा पराजित हुए। अरगांव में पराजित होने के बाद भोंसले ने 1803 में देवगढ़ की संधि कर ली, जिसके अनुसार उसने भी सहायक संधि की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। इधर जनरल लेक ने उत्तरी भारत में सर्वप्रथम अलीगढ़ पर, फिर दिल्ली पर, फिर भरतपुर पर आक्रमण किया और भरतपुर के साथ एक सहायक संधि स्थापित की। भरतपुर से आगे बढ़कर उसने आगरा की ओर आक्रमण किया और लासवाड़ी नामक स्थान पर सिंधिया की सेना को पूर्णतः पराजित किया। अतः सिंधिया ने भी 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अर्जन गांव की संधि कर ली। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने सिंधिया और होलकर सिंधिया और भोंसले दोनों को ही निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। सिंधिया और भोंसले ने बसिन की संधि को भी, जो कि पेशवा के साथ हुई थी, उसे भी स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ मराठा राज्य का प्रमुख स्तंभ होलकर, जो अब तक इन घटनाओं के प्रति उदासीन था, सिंधिया और भोंसले के पराजित होने के बाद उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। सर्वप्रथम उसने राजपूताना में कंपनी के मित्र राज्यों पर आक्रमण किया। कोटा के निकट मुकुंदरा दर्रे के युद्ध में मॉनसन को पराजित किया और आगरा की ओर लौटने को विवश कर दिया। तत्पश्चात होलकर ने भरतपुर पर आक्रमण किया और भरतपुर के शासक से संधि की। फिर होलकर ने दिल्ली की ओर अभियान शुरू किया। यद्यपि दिल्ली पर वह विजय प्राप्त न कर सका, परंतु दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने इंदौर पर आक्रमण कर होलकर की प्रगति को रोक दिया और फर्रुखाबाद और डीग नामक स्थान के आसपास इन दोनों में भीषण संघर्ष हुआ, परंतु होलकर को पूर्णतः पराजित नहीं किया जा सका। भरतपुर के शासक ने भी होलकर का समर्थन किया। अतः लॉर्ड लेक ने भरतपुर के दुर्ग पर भी आक्रमण किया और 4 बार आक्रमण करने के बाद भी भरतपुर को वह जीत नहीं पाया। अंत में 1805 में भरतपुर के राजा के साथ संधि करनी पड़ी, परंतु इस लंबे संघर्ष की वजह से ब्रिटिश सरकार और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़े चिंतित हो रहे थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट ने भी वेलेस्ली की आलोचना की। फलस्वरूप वेलेस्ली को त्यागपत्र देकर भारत से वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष कुछ समय के लिए रुक गया। 1805 में वेलेस्ली के भारत से जाने के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस पुनः भारत आए, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके स्थान पर जॉर्ज बारलो ने भी कॉर्नवालिस की नीति का पालन किया। (1813) में लॉर्ड हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स मराठा शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर राजपूत राज्यों पर ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करना चाहता था। अतः हेस्टिंग्स ने भारत में सर्वप्रथम पिंडारियों की शक्ति को नष्ट करने की योजना बनाई, क्योंकि उसे भय था कि कहीं पिंडारी मराठों का पक्ष लेकर उनके साथ युद्ध आरंभ न कर दे। अतः पिंडारियों से युद्ध करने से पहले 1816 में भोंसले के साथ और 1817 में सिंधिया के साथ समझौता किया गया। इस समझौते में उन्होंने पिंडारियों को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों का समर्थन देने का वादा कंपनी के साथ किया। बसिन की संधि के द्वारा
पेशवा अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर चुका था, किंतु अब वह इस अधीनता से मुक्त होना चाहता था। इसके लिए पेशवा ने सिंधिया, होलकर और भोंसले से गुप्त रूप से बातचीत प्रारंभ की। पेशवा ने अपनी सैनिक शक्ति को भी सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया, परंतु पेशवा और गायकवाड़ के बीच खंडनी के संबंध में विवाद चल रहा था और इस संबंध में बातचीत करने के लिए गंगाधर शास्त्री, जो कि पूना गया था, उसकी हत्या पेशवा के एक विश्वास पात्र व्यक्ति त्र्यंबक जी ने कर दी, जिसकी वजह से ये संगठन खड़ा नहीं हो पाया। एल्फिंस्टन ने पेशवा की शक्ति को सीमित करने के उद्देश्य से पेशवा पर एक नई संधि करने तो दबाव डाला और धमकी दी कि यदि वह नई संधि करने पर सहमत नहीं हुआ तो उसे पेशवा की मनसब से हटा दिया जाएगा। और पेशवा ने अंग्रेज़ों के साथ एक नई संधि, पूना की संधि कर ली। इस संधि के अंतर्गत पेशवा ने मराठा संघ के अध्यक्ष पद का त्याग दिया, सहायक सेना के खर्च के लिए 33 लाख रुपए वार्षिक के भूभाग अंग्रेज़ों को सौंपे और नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित अपने सभी भूभाग और अहमदनगर का दुर्ग अंग्रेज़ों को सौंप दिया। इस प्रकार पेशवा ने मराठों की स्वतंत्रता को लगभग अंग्रेज़ों के हाथों में सौंप दिया। दूसरी तरफ सभी मराठा सरदार अंग्रेज़ों से अपमानजनक संधियां कर चुके थे, किंतु ये सभी संधियां व्यवस्था के कारण की थी और वे सब उससे मुक्त होना चाहते थे। पेशवा भी पूना की संधि की आग में जल रहा था। अतः जिस दिन सिंधिया ने अंग्रेज़ों के साथ संधि की, उसी दिन पेशवा ने ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण पूना में कर दिया। एल्फिंस्टन किसी प्रकार जान बचाकर भागा। पूना से 4 मील दूर किरकी नामक स्थान पर पेशवा ने फिर धावा बोला, किंतु पेशवा पराजित हुआ और सतारा की तरफ भाग गया। पेशवा द्वारा युद्ध प्रारंभ कर दिए जाने पर कुछ मराठा सरदारों ने भी युद्ध करने का निश्चय किया। नवंबर 1817 में अप्पा साहब भोंसले ने नागपुर के पास सीताबर्डी नामक स्थान पर अंग्रेज़ों से युद्ध किया, किंतु वह पराजित हुआ और पराजित होने के बाद पंजाब की तरफ चला गया। इसी प्रकार होलकर की सेना और अंग्रेज़ों के बीच 21 सितंबर को महीदपुर के मैदान में युद्ध हुआ। युद्ध में होलकर की सेना पराजित हुई और जनवरी 1818 में दोनों के बीच मंदसौर की संधि हो गई। इस संधि के अनुसार होलकर ने भी सहायक संधि स्वीकार कर ली और राजपूत राज्यों से अपने समस्त अधिकार त्याग दिए और बूंदी की पहाड़ियों और उसके उत्तर के सभी प्रदेश कंपनी को हस्तांतरित कर दिए। इस प्रकार होलकर भी कंपनी की अधीनता में आ गया। अब अंग्रेज़ों ने पेशवा की ओर ध्यान दिया। अंग्रेज़ों ने पेशवा के विरुद्ध एक सेना भेजी। 1818 में कोरेगांव के युद्ध में और फरवरी 1818 में अष्टी के युद्ध में पेशवा बुरी तरह पराजित हुआ और उसने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेज़ों ने पेशवा के पद को समाप्त कर पेशवा को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया। पेशवा का राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सतारा का छोटा सा राज्य शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दिया गया और पेशवा के मंत्री त्र्यंबक जी को आजीवन कारावास की सज़ा देकर चुनार के किले में भेज दिया गया। इस प्रकार लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा शक्ति को पूर्णतः नष्ट करने में सफलता प्राप्त की। पानीपत मराठा और अंग्रेज़ों के बीच तृतीय युद्ध का एक अपना अलग महत्व था। यह मराठों का अंतिम राष्ट्रीय युद्ध था और इस युद्ध ने मराठा शक्ति का सूर्य सदा के लिए अस्त कर दिया। एक एक करके सभी मराठा सरदार अंग्रेज़ों के सामने झुक गए और मराठा संघ ध्वस्त हो गया। भारत में अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाली एकमात्र प्रतिद्वंदी शक्ति भी समाप्त हो गई। अब अंग्रेज़ों के सर्वोच्चता को चुनौती देने वाला कोई नहीं रहा।
मराठों के इस पराजय के फलस्वरूप पेशवा, होलकर, सिंधिया और भोंसले अपने राज्यों के अधिकांश भूभाग खो बैठे। राजपूत राज्यों से मराठों का प्रभुत्व समाप्त हो गया और राजपूत राज्य मराठों के प्रभुत्व से निकलकर अंग्रेजों के प्रभुत्व में चले गए। रेमजे मयूर ने इस युद्ध के औचित्य को सिद्ध करते हुए लिखा है कि कंपनी की ओर से यह कोई आक्रामक युद्ध नहीं था तथा जिन क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने के साथ ही युद्ध समाप्त हुआ वह भविष्य में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक था। इस प्रकार हम देखते हैं कि वेलेस्ली ने मराठा शक्ति पर प्रहार कर उसे कमज़ोर किया और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा शक्ति को पूर्णतः धराशायी कर दिया। इसीलिए कहा भी जाता है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने वेलेस्ली के कार्य को पूरा किया। इस युद्ध के बाद कंपनी भारत की सार्वभौम सत्ता बन गई। प्रिंसेप ने ठीक ही लिखा है कि ब्रिटिश प्रभाव और सत्ता भारत में जादू की तरह शीघ्र ही फैल गई। इस पर आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।